करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले सेशन में आपके हिंदी व्याकरण भाग से अव्यय शब्द और अविकारी शब्द पढ़ना शुरू किया था। और अव्यय शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में मैं आपको पिछले सेशन से भी पहले यानी कि काफी पहले से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बताती आई हूं कि अव्यय और अविकारी शब्द क्या होते हैं। और हमने पिछले सेशन में इसकी परिभाषा भी लिखी थी और इसके भेदों के बारे में भी जाना था। तो सबसे पहला भेद मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण। तो आज हम इसी भेद को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। और इसको भी हमने स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको होमवर्क भी ये सारी चीजें दी थी कि मैंने कहा था कि आप सब जहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आप इसको अपने घर में रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, इसको एक बार घर में पढ़ेंगे, यानी कि क्या होते हैं अव्यय शब्द, इसके बारे में आप घर में पढ़ेंगे। तो आज हम अव्यय शब्दों के जो भेद हैं, यानी कि पहला भेद जो है क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ अपनी कॉपी में भी इसको लिखना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण है। आप केवल रटकर याद नहीं कर सकते, आपको उसको प्रॉपर लिखना होता है, फिर याद करना होता है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, आप देख सकते हैं, हमने पिछले सेशन में मैंने आप लोग को यहाँ पर अव्यय शब्दों के भेदों के बारे में बताया था। तो अव्यय शब्दों के मैंने आप लोग को 5 भेद बताए थे। सबसे पहले क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मय आदि बोधक, फिर निपात। तो इस तरह क्रिया विशेषण के हमने 5 भेद अपने पिछले सेशन में पढ़े थे। और ये अव्यय के 5 भेद हमने पिछले सेशन में पढ़े थे। और सबसे पहले हमने लिया था क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण मैंने कहा था कि देखिए कुछ इस तरह के हमारे वाक्य होते हैं कि आयुष इधर आ, मदन अधिक बोलता है, नेहा प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है, श्रेया धीरे धीरे पढ़ रही है। तो आप यहाँ पर जो वाक्य देख रहे हैं, कुछ वाक्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आयुष इधर आ। और ये सारे वाक्य मैं आपको पिछले सेशन में भी क्लियर करवा चुकी हूँ कि आयुष इधर आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आयुष आ रहा है, तो ये तो है क्रिया, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि कोई जो कार्य है वो हो रहा है। लेकिन आयुष इधर आ रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता हमें पता चल रही है। मदन बोलता है, बोलना क्रिया है और बोलता है तो क्रिया हो रही है, लेकिन अधिक बोलता है, क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि वो अधिक बोलता है। नेहा समाचार पत्र पढ़ती है, समाचार पत्र पढ़ना क्रिया है, लेकिन प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है। तो प्रतिदिन यहाँ पर ये है कि उसके कार्य की विशेषता ये है कि वो समाचार पत्र को प्रतिदिन रोजाना पढ़ती है। श्रेया धीरे धीरे पढ़ रही है, श्रेया पढ़ रही है क्रिया है, लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ रही है, ये उसके कार्य की विशेषता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर, अधिक, प्रतिदिन, धीरे धीरे, ये चारों शब्द जो है क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इसी तरह हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। और अब आप समझ चुके हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, यानी कि पहला भेद अव्यय का, अविकारी शब्दों का क्रिया विशेषण। और अब आप आसानी से क्रिया विशेषण को परिभाषित कर सकते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा आप बता सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, या जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें
क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण जो है, अब यहाँ पर अलग अलग तरह की क्रिया हो सकती है, अलग अलग तरह के विशेषण हो सकते हैं। तो इसी के आधार पर कि यहाँ पर कैसे क्रिया हो रही है, कब क्रिया हो रही है, कहाँ पर क्रिया हो रही है, कितनी क्रिया हो रही है, इसके आधार पर विशेषताएं भी अलग अलग हो सकती है ना। तो इसी आधार पर क्रिया विशेषण के कुछ उपभेद यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी यहाँ पर क्या जानेंगे, क्रिया विशेषण के उपभेद। क्रिया विशेषण के उपभेद। और यहाँ पर ये जो हमने क्रिया विशेषण लिखा है ना, इसके जो एग्जाम्पल होंगे इसके बाद, कहते हैं के बाद जो भी उदाहरण होंगे ये आप अपनी कॉपी में स्वयं लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको यहाँ पर लिखाए हैं, बिल्कुल इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में स्वयं लिखेंगे परिभाषा के बाद। तो आप 3 से 4 पंक्तियां यहाँ पर अपनी कॉपी में छोड़ दीजिए और उसके बाद आप क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे और क्रिया विशेषण के उपभेदों की तरफ हम बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने बताया क्रिया जो है अलग समय पर हो सकती है, अलग तरीके से हो सकती है, अलग मात्रा में हो सकती है। उसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है उसको 4 भेदों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण को 4 भेदों में बांटा गया है। नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का क्या अर्थ होता है? रीति का अर्थ होता है तरीका। ठीक है, अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है समय। अगर आपने काल के बारे में पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको काल भी एक अलग टॉपिक के रूप में आपको हिंदी व्याकरण में कराऊंगी। तो आप अभी इस तरह से इसको समझिए, कालवाचक यानी कि समय, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो रीतिवाचक, रीति मतलब मैंने कहा तरीका, यानी कि जो तरीका बताता है। कालवाचक, काल का अर्थ मैंने बताया समय, तो जो समय बताता है। और नंबर 3, स्थान। स्थान के बारे में सभी जानते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि मात्रा जो हमें बताती है। वाचक का अर्थ है बताना, बताने वाला,
तो रीतिवाचक यानी कि तरीका बताने वाला, कालवाचक यानी कि समय बताने वाला, स्थानवाचक यानी कि स्थान बताने वाला, परिमाणवाचक यानी कि परिमाण यानी कि मात्रा बताने वाला। तो यहाँ पर हमने 4 जो उपभेद हैं वो जाने किसके, क्रिया विशेषण की। तो आप अपनी कॉपी में इसे लिखिए बिल्कुल इसी प्रकार, क्रिया विशेषण के उपभेद। हमने उपभेद क्यों लिखा यहाँ पर, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो किसमें, भेद में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया अव्यय के भेद। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, इसको हम अविकारी शब्द भी लिख सकते हैं। अविकारी या अव्यय शब्दों के भेद, अविकारी या अव्यय शब्दों के भेद। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए क्योंकि हम अव्यय शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं और अव्यय शब्दों के भेदों में हम पहला भेद पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी हम क्रिया विशेषण के 4 उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला उपभेद आपका है क्रिया विशेषण के अंतर्गत, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमने पहले क्रिया विशेषण के बारे में जाना, अब हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 है, ये आपका जो पहला है क्रिया विशेषण, उसका नंबर 1 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, जैसे कि मैंने आपको बताया, रीति का अर्थ होता है तरीका, है ना, या ढंग, कि किस तरह से हो रहा है काम, जो है क्रिया जो है वो किस तरह से हो रही है, उसे हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, जो रीति बता रहे हैं वो क्रिया विशेषणों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसे शब्द या जो शब्द हमें क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं या होने के बारे में बोध कराते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, किस तरह से हम इसको लिखेंगे रीतिवाचक को, इसको हम लिखेंगे जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि यानी कि तरीका, सेम वर्ड है, विधि या तरीका। मैं आपको तरीका जरूर लिखवाऊंगी, इससे आपको याद रहेगा ये शब्द, तरीका, विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आप आसानी से
इसको समझ पाएंगे। देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अगला है कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। गाड़ी तेज चल रही है। गाड़ी तेज चल रही है। मामा जी अचानक आ गए। चलिए, सारे वाक्य हमने लिख लिए, सारे वाक्य लिख लिए। नंबर 1, 2, 3, 4, 4 वाक्य मैंने आपको लिखवाए। अब देखिए किस तरह से हम इसको समझेंगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। गाड़ी तेज चल रही है। मामा जी अचानक आ गए। अब कछुआ चल रहा है या कछुआ चलता है, ये तो है क्रिया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो हमें बताया गया है इसमें कि रीतिवाचक में हमें ये बताया जाता है कि क्रिया करने की विधि क्या है, तरीका क्या है। तो यहाँ पर क्रिया जो है बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो धीरे धीरे बहुत स्लो हो रही है, आराम से हो रही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है वो बता रहा है कि क्रिया आराम से हो रही है, बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है। कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं। कृषि के लिए वन काटे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लगातार काटे जा रहे हैं, काफी समय पहले से काटे जा रहे हैं। यानी कि ये क्रिया जो है काफी समय पहले से चली आ रही है। कृषि के लिए जो वन लगातार काटे जा रहे हैं, ये क्रिया जो है कब से चली आ रही है, काफी समय पहले से ये चली आ रही है। तो ये एक विधि है, तरीका है कि रोज एक दो पेड़, रोज एक दो बीघे में के जो पेड़ होते हैं वो काट दिए जाते हैं, वन जो है वो काट दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। अभी अगला एग्जाम्पल, गाड़ी तेज चल रही है। गाड़ी चल रही है, सही है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो तेज चल रही है। विधि क्या है, उस क्रिया की विधि क्या है, तेज चलना। तो गाड़ी यहाँ पर तेज चल रही है। अगला है, मामा जी अचानक आ गए। मामा जी आ गए, क्रिया है आ गए, लेकिन अचानक कैसे आए, अचानक आए, यानी कि बिना कुछ बताए आ गए, अचानक ही आ पहुंचे। तो मामा जी अचानक आ गए, क्रिया जो है बहुत जल्दीबाजी में हुई है। तो रीति के बारे में हमें कंफर्म हो गया होगा, शायद क्लियर हो गया होगा कि जहां पर जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, यहाँ पर चार क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं, धीरे धीरे, लगातार, तेज, अचानक। और सबसे मेन बात क्या है कि हम क्रिया विशेषण से भी पहले एक चीज पढ़ रहे हैं, वो है अव्यय और अविकारी शब्द। तो हमें केवल क्रिया विशेषण ही नहीं, अव्यय और अविकारी शब्द भी जानना है। तो ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय
शब्द या रीतिवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। जैसे अगर आप धीरे धीरे शब्द का प्रयोग कहीं और भी कर सकते हैं तो आप इसको किसी भी परिस्थिति में प्रयोग करेंगे, ये आपका एज इट इज बना रहेगा, ये आपका चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर कछुआ शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी बालिका का नाम लूं कि गीता धीरे धीरे चलती है, मोहन धीरे धीरे खा रहा है, सीता धीरे धीरे लिखती है, तो पूरे जो भी मैंने आपको वाक्य बताए, देखिए इसमें लिंग भी आपका परिवर्तित हुआ। बच्चे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिंग भी परिवर्तित हो रहा है, वचन भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं क्रिया जो है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हो रही है। सॉरी, क्रिया विशेषण शब्द जो है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ साथ आगे एक शब्द और जोड़ना है, याद रखने के लिए कि हम अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमें हमेशा ये भी याद रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। तो अभी यहाँ पर 4 अव्यय शब्द, 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हमने पढ़े, जो कि हमें क्रिया करने की तरीके के बारे में बता रहे हैं, क्रिया करने की विधि के बारे में बता रहे हैं, क्रिया के होने की विधि के बारे में बता रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और आप इसमें आगे और भी एग्जाम्पल्स और भी उदाहरण अपने मन से इस तरह के बनाएंगे। तो 2 से 3 लाइनें, 2 से 3 पंक्तियां और आप अपनी कॉपी में इस तरह के छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल का मैंने आपको अर्थ बताया था, समय। तो जहां अगर आपको अर्थ पता चल गया तो आप परिभाषा भी बना सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो क्या परिभाषा हो सकती है? देखिए, कालवाचक की परिभाषा ये होगी कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय के बारे में पता चले, ठीक है वो क्रिया विशेषण शब्द, लेकिन वो हमें क्रिया के होने के समय को बता रहे हैं, काल को बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। तो आप बिल्कुल इसे एज इट इज अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसकी परिभाषा को बनाने का प्रयास करेंगे स्वयं से। तो बच्चों, आज हमने क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जाना। तो सबसे पहले हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो भेद है पहला, इसके बारे में जाना कि क्रिया करने की विधि इसमें हमें पता चलती है। और अगला मैंने आपको बताया है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काफी चीजें मैंने इसके बीच में भी आपको होमवर्क में दी हैं कि आप इसको पढ़कर आगे के कुछ उदाहरण आप स्वयं से लिखेंगे। तो इस अभी भी आपके लिए होमवर्क है कि आप रीतिवाचक जो हम कालवाचक क्रिया विशेषण आपको बता रहे हैं, तो आप इसमें अपनी तरफ से परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं तो आपको अगले सेशन में बताऊंगी ही, और परिभाषा के साथ साथ हम उदाहरण भी पढ़ेंगे। तो जितना आपको समझ में आया है, जो भी आपको समझ में आया है, उसके हिसाब से आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और पिछला हमने जितना भी पढ़ा है, इसका रिवीजन आप अपने घर में करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।